अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम जिस टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट में से कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिसमें है व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये किस तरह काम करती है और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स शामिल हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि उनसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलते हैं आज हम अपने पहले टॉपिक की तरफ जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या। A set of managerial decisions and actions that determines the long run performance of a corporation। ऐसे डिसीजंस और एक्शंस जो मैनेजमेंट करती है किसी भी कंपनी के फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस होगी उसको डिटरमाइन करने के लिए कि फ्यूचर में हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। अगर हम अपनी कंपनी को कामयाब करना चाहते हैं तो हमारे ये प्लान्स जो हैं, ये डिसीजंस जो हैं, ये हमें देखभाल के बेहतरीन तरीके से करने होंगे। इसी को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। अब इसके बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्कैनिंग है, स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन है और उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड आखिरी है स्ट्रेटजी वैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये एलिमेंट्स हम आगे कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए हैं, बेसिक एलिमेंट्स जो हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं। अब ये वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे ये हैं क्या चीज़। तो पहले ये एक डायग्राम आ गई है बेसिक मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कि किस तरह ये काम करते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पहले करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी फार्मूलेशन होती है, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन और फिर ये हमारे पास इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। फिर ये इवैल्यूएशन कंट्रोल हम किसकी करते हैं? ये देखें, ये सारे जो हैं एरोज़ इस तरफ आ रहे हैं कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, लेकिन यहाँ से ये वापस जा रहे हैं कि हमने जब इवैल्यूएशन कंट्रोल करनी है तो इवैल्यूएशन में हम पहले चेक करेंगे कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक काम कर रहा है, ये भी ठीक काम कर रहा है। अगर ये सारे ठीक काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे तो कंट्रोल के प्रोसेस में हम आएंगे। हम अपने जो हमारे पास गलतियाँ हैं, जो हमारे फैसले गलत हो गए हैं या कोई चीज़ ऐसी है जो हमारी कामयाबी में रुकावट पैदा कर रही है, तो वो उन रुकावटों को, उन हर्डल्स को हम रिमूव करेंगे। चलें हम इन्हें डिटेल के साथ आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एनवायरमेंटल स्कैनिंग। वो कहता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज द मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डिसेमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट टू की पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है? हम अपने एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं, उसके आने वाले चेंजेस को इवैल्यूएट करते हैं और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के से, वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो जिन लोगों के ज़िम्मे ये काम है कि उन्होंने इस इंफॉर्मेशन से आगे डिसीजंस करने हैं, उन तक ये नॉलेज जो है पहुंचाते हैं। तो इसको हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग का नाम देते हैं कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग में ओवरऑल एनवायरनमेंट को स्कैन किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है कि इतने अरसे बाद ये चेंज आ रहा है, तो हमें फ्यूचर में इसके लिए ये डिसीजंस करने चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर में नुकसान ना हो कोई भी। और फिर हम यही इन्फॉर्मेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें पहुंचानी भी होती है ताकि वो एन वक्त पे उस डिसीजंस पे अमल कर सकें। उससे आगे हमारे पास आ जाती है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। The development of long range of plans for effective management of environmental opportunities and threats in light of organizational strengths and weaknesses। जैसे कि पहले हमने इन्वायरमेंट स्कैन किया कि हमारे पास आगे आने वाले वक्त में ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारी कमज़ोरी होगी, उसको हम थ्रेट्स कह लेते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो हमारे पास आने वाली टाइम में कोई मौका होगा उसे अपॉर्चुनिटी का नाम दे देते हैं। और जो हमारी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कुछ हमारे पास अच्छी चीज़ें, हमारी खूबियाँ होती हैं, उन्हें हम स्ट्रेंथ्स का नाम देते हैं। जो हमारी खामियाँ होती हैं उन्हें हम वीकनेसेस का नाम देते हैं। और इन टोटल को स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में ही होता है। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ बनाती है उन्हें हम स्ट्रेटजीज़ फार्मूलेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेटजीज़ फार्मूलेशन होती क्या है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। तो टॉप ऑफ देम इज़ मिशन, द पर्पस और रीज़न फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस। मिशन स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। मिशन में आ जाता है कि हमने हमारी कंपनी क्या कर रही है, विजन में आ जाता है कि हमारी कंपनी कहाँ जाना चाहती है, क्या करना चाहती है, और ऑब्जेक्टिव में हमारी कंपनी के गोल आ जाते हैं। तो ये सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंडर आता है कि हम मिशन भी अपना डिफाइन करते हैं, विजन भी डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन करते हैं। द पर्पस और रीज़न फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। मिशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन
क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसके एग्जिस्ट करने की वजह क्या है। वेरी नॉट डिस्क्राइब्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम, कि आने वाले वक्त में ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहेगी, कहाँ पहुँचना चाहेगी, कहाँ स्टैंड करना चाहेगी, किस जगह पे उसकी एक ग्रोथ जो है वो पहुँचना चाहिए। ऑब्जेक्टिव था द एंड रिजल्ट ऑफ प्लान एक्टिविटीज़, जो हम आज प्लान कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को, जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें और एक्शंस ले रहे हैं, तो उनका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स पहले से डिसाइडेड होते हैं। जैसे किसी भी स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्टिव, एक एम होता है कि मैं फ़लाँ पोस्ट पे पहुंचना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो अपनी पूरी एक स्ट्रेटजी बनाता है कि मैं इस तरह करूँगा, इतने मार्क्स लूँगा, इस तरह पहुँचूँगा, ये मेरी तैयारी होगी। तो सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ प्लान्स बनाती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं, फिर उनका जो एंड रिज़ल्ट, जो आखिर में वो जहाँ एम होता है, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। उससे आगे हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटजीज़, कि स्ट्रेटजीज़ कितनी किस्म की होती हैं। जो स्ट्रेटजीज़ फार्मूलेशन में आती हैं, तो वो कहता है फॉर्म अ कॉम्प्रहेंसिव मास्टर प्लान दैट स्टेट्स हाउ द कॉर्पोरेशन विल अचीव इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमें शो करती है कि स्ट्रेटजीज़ होती क्या है, स्ट्रेटजीज़ होती क्या हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान, ऐसा प्लान जो उसके मिशन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर को वाज़े करता है, कि अगर हम ऐसे 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 चलेंगे तो हमारे ये मिशन और ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर हैं कि हम अचीव कर लेंगे। तो उसमें हमारे पास स्ट्रेटजीज़ में तीन किस्म की स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं। कारपोरेट स्ट्रेटजी आ जाती है, बिजनेस स्ट्रेटजी आ जाती है, और फंक्शनल स्ट्रेटजी आ जाती है। तो ये तीनों एक हिरार्की में आती हैं। सबसे टॉप पे कॉर्पोरेट होती है, फिर बिजनेस, फिर फंक्शनल। इससे नीचे हमारे पास पॉलिसीज़ आ जाती हैं, द ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग दैट लिंक्स द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो वो कहता है कि ऐसी गाइडलाइंस जो हमने मुख्तलिफ जगह से इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके नॉलेज इकट्ठा किया था, वो हमारे लिए एज अ गाइडलाइन काम करेंगी, कि हम डिसाइड कर सकें कि हमने जो स्ट्रेटजी बनानी है वो किस तरह बनानी है, किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है। तो पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ में यही फ़र्क है कि पॉलिसीज़ एक्सपोर्टिंग मटेरियल होता है उनके पास, जो उनको एक गाइडलाइंस के तौर पे काम देता है। उससे आगे हमारे पास आ जाती हैं हायरार्की ऑफ स्ट्रेटजी के, सबसे टॉप पे कौन सी स्ट्रेटजी होती है, उसका क्या काम है, सबसे नीचे कौन सी स्ट्रेटजी होती है, उसका क्या काम है, और आखिर में कौन सी स्ट्रेटजी है। तो सबसे ऊपर पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है। उसमें ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ इट्स बिजनेस, के ओवरऑल ऊपर से एक जो हेड ऑफ द फैमिली कह लें, या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि वो कहाँ जाना चाहती है, मैनेजमेंट को किस तरह काम करना चाहिए, बिजनेस क्या करना है। उससे नीचे हमारे पास आ जाती है बिजनेस स्ट्रेटजी। जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि बिजनेस किस तरह करना है, ये अब बिजनेस स्ट्रेटजी मिडिल वाली जो स्ट्रेटजी है वो बनाएगी हमें कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज बनाने में, कि हमने अपने कॉम्पिटिटर से कैसे कम्पीट करना है, हमने कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को टॉप पे लेके आना है। उससे नीचे आ जाती है फंक्शनल स्ट्रेटजी, मैक्सिमाइज रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। फंक्शनल स्ट्रेटजी सबसे लोअर पे होती है। यहाँ पे हमने स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं कैसे हम अपनी कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी एफिशिएंसी बेटर कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाती है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, के स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में बेसिक एलिमेंट्स हैं कौन कौन से। तो उसमें दो तो हम पढ़ चुके हैं। एक तो पहला था हमारे पास एनवायरमेंटल स्कैनिंग, दूसरा था हमने स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। वो हमने स्ट्रेटजी फार्मूलेशन को पूरा देखा कि कैसे क्या था। हमारे पास तीसरा जाती है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, कि हमने स्ट्रेटजी फार्मूलेट तो कर ली है, हम स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करनी है, वो कैसे करेंगे। द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज आर पुट इनटू एक्शन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ, के एक्शन में कैसे लाया जाएगा प्रोग्राम्स को, बजट को, प्रोसीजर्स को। तो ये हम आगे हमारे पास ये है कि इससे आगे हमारे पास इवैल्यूएशन आ जाएगी इन सब चीज़ों की। तो उन पे हम चलते हैं। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, द प्रोसेस इन विच कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्मेंस रिजल्ट्स आर मॉनिटर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये तीनों लाइन में आ रही थी, लेकिन ये जो है, ये इन पीछे वाली तीनों जो लाइन में आई हैं उनको मॉनिटर करने का नाम है, कि उनमें मॉनिटर करेंगी कि क्या क्या हमने किया है, सही किया है, अगर कहीं कोई गलती है तो उसको वापस फीडबैक दे के उसको दुरुस्त किया जाएगा, ताकि कोई भी गोल अचीव करने में हिंड्रेंस ना आए, प्रॉब्लम ना आए। The process in which corporate activities and performance results are monitored so that actual performance can be compared to desired performance। तो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस वो होती है जो हमने अपने काम करने के बाद अचीव की है, डिज़ायर परफॉर्मेंस वो थी जो हमने स्ट्रेटजीज़ में बनाई थी। तो अब हमने इसमें यही चेक करना है कि हमने जो काम किए हैं उनसे हमारी जो परफॉर्मेंस हासिल हुई है वो ये है, और जो हमने एक डिज़ायर की थी वो यहाँ है। अगर तो हमारी परफॉर्मेंस डिज़ायर परफॉर्मेंस से कम है, तो हम देखेंगे कि हमने कहाँ कोई गलती की है, तो वो गलती को जो है हम अपना दुरुस्त करेंगे। अगर हमारी परफॉर्मेंस डिज़ायर परफॉर्मेंस के बराबर है या उससे ऊपर आ रही है, तो इट्स वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है।
तो अब हमें इसके लिए पीछे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तो उससे आगे हमारे पास है कि हमने अगर परफॉर्मेंस हमारी द एंड रिजल्ट ऑफ होती क्या है, द एंड रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था, एंड रिजल्ट ऑफ हमारे एम वो प्लानिंग्स जो हम प्लान कर रहे होते हैं उसका हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन परफॉर्मेंस में हमारे पास जो हमने एक्टिविटीज़ जो प्लान किया था एक्टिविटीज़ करने का, उन एक्टिविटीज़ को करने के बाद जो हमारे पास एंड रिजल्ट आया है वो ऑर्गेनाइजेशनल, तो वो परफॉर्मेंस है हमारे पास। सेम हो गया, एक डिज़ायर्ड रिजल्ट था, वो डिज़ायर्ड रिजल्ट जो था वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव था, और जो एक्चुअल रिजल्ट आया वो हमारा परफॉर्मेंस है। उसके बाद फीडबैक एंड लर्निंग प्रोसेस है, रिवाइज एंड करेक्ट द डिवीजन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कि हमने अगर तो अपनी जो परफॉर्मेंस की है वो डिज़ायर परफॉर्मेंस से कम है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव था उससे कम है, तो हम अपने जो पीछे डिसीजंस किए गए थे उन्हें दोबारा रिवाइज करेंगे, करेक्ट करेंगे कहाँ गलती है कहाँ नहीं है। तो जो हमारे करेक्शन जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ करेक्शन करेंगे। तो यही हमारे लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी फार्मूलेशन और बेहतरीन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के रूल्स हैं। इससे आगे हमारे पास अब फीडबैक के साथ एक और लाइन लिखी हुई है, लर्निंग प्रोसेस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के काम क्या होते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं फेजेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के फेज कौन कौन से हैं? बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग है, फेज़ टू फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग है, फेज़ थ्री एक्सटर्नल ओरिएंटेड ऑर्गन स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, फेज़ फोर है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली चार तरीके हैं कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इनको, एक वन बाय वन डिफाइन किया गया है ये हैं क्या चीज़। तो हमारे पास सबसे पहले है बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग। बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग इनिशिएट सम प्लानिंग व्हेन दे रिक्वेस्टेड टू सेट अप देयर बजट्स कंसीडर एक्टिविटीज़ फॉर 1 ईयर। जब भी हमने कोई काम करना होता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1 साल है हमारे पास, 1 साल के अंदर हमने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करनी है, कुछ बजट उसको अलॉट करना है, कुछ हमने प्रॉपर एक एम बनाना है, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है 1 साल के अंदर, तो उस तब हम बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम 1 साल से ऊपर जाते हैं, यानी 3 से 5 साल के अरसे के लिए, या 1 साल से ऊपर कोई भी हो, टाइम होराइजन हमारा चेंज होता है, तो हम फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग पे चले जाते हैं कि हमने फ्यूचर को फिर एस्टिमेट लगाने होते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास ये होगा, इस हिसाब से हम बजट को करेंगे, ये ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये हमारे पास होगा ऐसे। तो जब हम एस्टिमेशन करेंगे तो हमारे पास फोरकास्टेशन होगी बजट्स की और सारा कुछ, तो फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग यूज़ होगी। तो उससे आगे हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नली ओरिएंटेड प्लानिंग। तो इसे हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कहते हैं। ये कंडक्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाय टॉप मैनेजमेंट एंड दे हैव लीव इम्प्लीमेंटेशन टू लोअर लेवल। तो ये कोई इतना अच्छा कोई नहीं एक इफेक्ट होता है इसका, क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट खुद बैठ के प्लानिंग कर लेती है और उसके बाद नीचे लोअर लेवल की मैनेजमेंट के पास दे देती है कि वो इसके ऊपर अमल करें। जब ऊपर वाली मैनेजमेंट बैठ के प्लानिंग करेगी तो नीचे वाली लेवल की मैनेजमेंट के साथ कोई मशवरा, कोई चीज़ नहीं है, तो अच्छी तरह समझ नहीं सकेगी उसे, वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, वो काम भी नहीं करेगा। अब उससे आगे आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। प्लानिंग बाय फॉर्मिंग अ टीम फ्रॉम ऑल लेवल्स इन द कंपनी। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल में से कुछ टीम्स उठाई जाती हैं, उनसे मशवरे से प्लानिंग की जाती है, और ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन इन ये सब बेहतरीन है कि किसी जगह पे कोई फिट होता है, किसी जगह पे कोई फिट होता है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मोस्टली वो है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो हमारा ये आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो एसएम का अगला टॉपिक हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। खुदा हाफिज़।